Hello everyone, welcome back to the Mark Dasak. So today is the third episode of our CDS 2025 paper first. We are done with the 60 questions in last two episodes of the series, and today we are moving toward the 61 question. We in this video we will try to do 30 questions, next 30 questions, and we will try to finish this paper by the next episodes. Okay, so without wasting further times, let's move directly towards the question number. We are done with the 60 questions. Let's move toward the 61st question. 61st question says, okay, this question says, consider the following statement with respect to performance to mercantile export of India by financial year 2024. मर्चेंटाइल एक्सपोर्ट्स के रिलेटेड ये वाला कौन सा है ना? तो फर्स्ट इज शेयर ऑफ कैपिटल गुड्स एंड सच एज मशीनरी इक्विपमेंट्स एंड अदर ड्यूरेबल गुड्स डिक्रीज सब्सटेंशियली यानी कि डिक्रीज हुआ इनमें, है ना. सेकंड सेज द शेयर ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स इंक्रीज, है ना. सो इफ यू रीड द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिस ईयर यू विल फाइंड कि नहीं, डिक्रीज नहीं हुआ है ना. जो ये हमारा कैपिटल गुड्स का जो था ना परसेंटेज, वो डिक्रीज नहीं हुआ है. तो ऑप्शन ए विल बी इनकरेक्ट, ऑप्शन सी विल बी ऑल्सो इनकरेक्ट, बिकॉज यहाँ पे था ना शेयर ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स इंक्रीज नहीं हुआ है ना, कि मतलब कि फाइनल गुड्स का तो जरूर इंक्रीज हुआ है बट नो, इनका इंक्रीज नहीं हुआ है. ओके, सो इफ यू हैव टू रीड द समरी ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे, कहाँ पे भी कोई कोचिंग वाला दे रखा हो, ले लो, पढ़ लो. ओके, एंड अल्टीमेटली यू हैव टू रीड द लाइक ना, यू हैव टू क्लियर द एग्जामिनेशन. नो कि किसी का मतलब कि वो बनना है, फॉलोअर बनना है, किसी का भगत बनना है, किसी को का, नो, यू हैव टू जस्ट क्लियर योर एग्जामिनेशन. ओके, सो 62nd क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोजेक्ट नेक्सस. प्रोजेक्ट नेक्सस के रिलेटेड कौन सा सही है ना. सो नेक्सस इज इफ यू आर लाइक ना फोकसिंग ऑन योर इंग्लिश वोकेब, सो यू विल फाइंड नेक्सस यानी कि आप किसी में कोलेबरेट कर रहे हो. नेक्सस होता है ना, जैसे ये नेगेटिव में भी यूज होता है, जैसे पॉलिटिकल नेक्सस हो गया, मतलब कि कुछ है ना टेररिस्ट ग्रुप्स का नेक्सस हो गया, फिर वो मतलब कि वो कर रहे हैं साथ में मिलके. ओके, सो हियर नेक्सस मीन्स कोलाइडिंग और कोलेबरेटिंग. ओके, सो फर्स्ट सेज इट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू इनेबल labor movement between the countries. Okay, the second says it is an international initiatives to enable instant cross border retail payment. Okay, third is it has an international initiative to transfer technology between countries. D says it is an international agreement to create a database on finance inclusion. Okay, so here you can से कि हाँ, जिस हिसाब से फाइनेंस और पेमेंट वाला न्यूज़ में है, तो यू कैन लाइक ना टेक ए गेस कि ये दोनों तो नहीं हो सकते, इनमें से होगा कोई सा, है ना. सो हियर यू विल फाइंड कि मैंने बताया ना नेक्सस, है ना, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट वाला है ना, ये वाला गोइंग टू बी करेक्ट. ओके, सो let's move towards the 63rd question. While calculating the consumer price index, housing is an item of classified as. छोड़ दो इकोनॉमिक्स, है ना, कॉमन सेंस के बेसिस पे जाओ, है ना. आपने बचपन से सुना होगा ना, लाइक है ना, एक इंसान को क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना. ये कोर सर्विसेज है जो उसको क्या चाहिए, उसको कैपिटल से क्या मतलब है, उसको कैपिटल, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल से क्या मतलब है, कंज्यूमर ड्यूरेबल से क्या मतलब है, उसको किससे मतलब है, उसको कोर सर्विस से मतलब है कि ये तो होना ही होना चाहिए, कंपल्सरी है, रोटी, कपड़ा एंड मकान, है ना, फूड, क्लोथ एंड हाउसिंग, दे आर कोर सर्विसेज. ओके, एंड question number 64 says which one of the following establishes the first global capacity center in India. So ये वाला है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स है, इनके बाद इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, आप गूगल कर लेना, प्लस इट्स योर होमवर्क कि आप है ना कमेंट में जाओ, इसके बारे में बताओ कि ये वाला क्या है ना, ताकि उस ना योर फेलो एस्पिरेंट विल ऑल्सो गेट बेनिफिट आउट ऑफ दैट. ओके, सो 65th क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच कौन सा नहीं है इनमें से. सो हियर यू विल फाइंड फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इज ग्लोबल वैल्यू चेन, जीवीसी है, ये एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट शेयरिंग है ना. ओके, यस, सही लग रहा है ना. सेकंड इज द वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सॉल्यूशन, क्या है, डेटाबेस ऑन ये ग्लोबल वैल्यू चेन. यस, डेफिनेटली ये ना डेटाबेस है ग्लोबल वैल्यू चेन पे. ओके, सो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज करंट अकाउंट डेफिसिट, सीएडी क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नो, ये वाला नहीं होगा. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे सी गलत है, मतलब मिसमैच है. ओके, so 66th question says, let's move toward the 66. How can currency depreciation stimulates an increase in the net export?
करेंसी डेप्रिसिएट करोगे, यानी कि इंडिया का मतलब कि 1 रुपया मतलब कि $1 इंडिया के पहले मानो 80 रुपये के बराबर था, 80 रुपये के बराबर था। $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़। ओके, फिर है ना $1 बन गया डेप्रिसिएट होके 85 रुपीज़ हो गया मानो, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला रिड्यूसिंग द एक्सपोर्ट कोस्ट, एक्सपोर्ट्स कोस्ट तो कम ही होगी ना, क्योंकि अब है ना मतलब कि हमें $1 का सामान लेंगे वो, तो पहले हमारे पास 80 रुपये आ रहे थे, बट अब हमारे पास 85 रुपीज़ आएंगे, तो हमारे पास तो बेनिफिट होगा। तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड इज रिड्यूस इंपोर्ट कॉस्ट, इंपोर्ट प्राइस। इंपोर्ट प्राइस रिड्यूस कैसे होगी, इंपोर्ट प्राइस तो अगर डेप्रिसिएट होगा तो बढ़ेगी ना, क्योंकि पहले हम अगर $1 का सामान खरीद रहे थे तो हमें 80 रुपीज़ चुकाने पड़ रहे थे, अब हमें 85 रुपीज़ चुकाने पड़ रहे हैं। तो ऑप्शन बी विल बी द इनकरेक्ट। सो हियर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, so 67th question, move towards 67th questions. So here core inflation is like inflation that excludes the volatile items. volatile में क्या होता है, फूड होता है, फूड होता है प्लस ये एनर्जी वाला आइटम्स होता है ना, पेट्रोलियम वगैरह, है ना। तो हियर विल बी लाइक है ना, कोर इन्फ्लेशन किस पे मना जाता है, सीपीआई होता है, सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड एंड एनर्जी आइटम्स। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, 68 says in alignment with the guidelines with the NEP 2020, portion B और पढ़ाई B was launched under which one of the following program। ये कौन से प्रोग्राम के अंडर हुआ था, पोर्शन बी और पढ़ाई बी। आपने मिड डे मील वाला सुना होगा, उसमें है ना पोर्शन से रिलेटेड है, पोर्शन यानी कि न्यूट्रिशंस वगैरह के लिए, है ना, न्यूट्रिशंस बी प्लस स्टडी बी, है ना। ये वाला देखो किसके लिए होगा, इंटीग्रेटेड टीचर्स ट्रेनिंग, टीचर्स को कौन सा पोर्शन प्रोवाइड करे, नहीं करे ना, तो समग्र शिक्षा अभियान। ओके, अर्ली चाइल्डहुड केयर, है ना। आपने देखा होगा ना कि बच्चों को ये प्रोवाइड किया जाता है, दूध मिल्क प्रोवाइड किया जाता है, प्लस ये ना प्रोटीन्स के लिए मतलब सोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं ना, दाल्स वगैरह। सो हियर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, आपने सुना होगा आंगनवाड़ी वाला कॉन्सेप्ट, है ना। तो उसी प्रकार से ये वाला हो जाएगा। ओके, 69 क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस फ्लेक्सी वर्कर्स इन इंडिया। फ्लेक्सी वर्कर्स न्यू कॉन्सेप्ट है, अभी मतलब कि अभी जस्ट है ना, यही इसी एग्जाम में आया पहली बार। तो पहले देखते हैं, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ एम्प्लॉयड थ्रू द ऑर्गेनाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट, नो। द इनफॉर्मल sector employee working in urban areas, agriculture labor migrating to urban areas, no irregular salaried. Okay, so here you can get confusion between the agriculture labor migrating to urban areas, नहीं, ये वाला है इनफॉर्मल सेक्टर्स में एम्प्लॉय वर्किंग इन अर्बन एरियाज, ये फ्लेक्सी वर्कर्स इनको बोला जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 70, दैट इज रिपीट फ्रॉम द CAPF 2024 पेपर। इसको आप CAPF 2024 का पेपर था ना जो हमने डिस्कस किया था, उसमें आप डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चंस फाइंड कर पाओगे, है ना। सो हियर ऑप्शन ए बी विल बी द करेक्ट। कौन सा इंटीग्रेटेड टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, कौन सा है, निस्टा, है ना। ये अभी लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, जो अभी CAPF में भी आया था, अभी CDS में भी आ गया। ओके, अभी तो नहीं आएगा, बट पता नहीं आ भी सकता है, कुछ नहीं पता। ओके, सो हियर 71st क्वेश्चन सेज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन मेजरिंग द ब्लड मैनुअली। जो ब्लड को मेजर करता है मैनुअली वो होता है स्पैग्नोमेनोमीटर। इसको अगर पता है तो कर पाओगे। सेंट्रीफ्यूज ये भी नहीं है, ये तो कुछ वो सेपरेट करने में काम आता है, सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, इलेक्ट्रोफोरेसिस ये भी नहीं है, थर्मल साइक्लर भी नहीं है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। मायोपिया इज बेसिकली रिलेटेड टू नियर साइटेडनेस। ओके, हाइपरमेट्रोपिया है, मायोपिया आई एम नॉट श्योर, आई थिंक हाइपरमेट्रोपिया हो, मायोपिया हो, मतलब आई डोंट नो, बट दैट इज द फार साइटेडनेस रिलेटेड टू, है ना। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 73 सेज व्हाई डज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक रफ अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंडर ये रफ क्यों दिखाई देता है। फर्स्ट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ऑन द सरफेस। ओके, सेकंड इज ड्यू टू absence ऑफ राइबोसोम ऑन द सरफेस। ओके, थर्ड says that due to presence of lysosome on the surface. Okay, due to presence of mitochondria in the surface. No, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑप्शन ए दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, यानी राइबोसोम की प्रेजेंस के कारण ये रफ बन जाता है ना। इसके सरफेस पर जब राइबोसोम प्रेजेंट होता है ना तब ये रफ बन जाता है। RER है ना, SER सॉफ्ट एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, है ना। ये वाले कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ने चाहिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, है ना। ये वाला पेपर मतलब कि आते रहते हैं क्वेश्चन एग्जाम्स में, है ना। ओके, सो 74th क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन कौन सा नहीं है, पहला जिब्रेलिन है,
अबेसिकस भी है, ऑक्सिन भी है, थायरोक्सिन नहीं है, ये तो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है ना, ये वाला नहीं होगा। ओके, थायराइड ग्लैंड ये है ना आपके गले में हो जाता है ना, ये थायराइड, ये कुछ आयोडीन की मतलब कि जब डेफिशिएंसी होती है ना तब होता है कुछ, है ना। ओके, तो 75th क्वेश्चन इज द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इन द ह्यूमन बीइंग इज, ये 120 आपने सुना होगा ना, मिनिमम होता है 80, फिर नॉर्मल होता है 120, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, MMSD ओके, सो 76 सेज ये क्या है, स्पंजेस बीइंग विच वन बिलोंग्स टू विच वन अमंग द फॉलोइंग फाइलम्स, कौन से फाइलम्स का पार्ट है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। एनीलेडा ये वाला भी नहीं है, साइनिडेरिया नहीं है, ये हो गया प्लेटी हेलीमेंथन्स नहीं है, ये पोरीफेरा वाला है, पोरीफेरा का पार्ट है, पोरीफेरा फाइलम का, है ना। ओके, सो 77 क्वेश्चन सेज लेक्टोज इज मेड अप ऑफ, लेक्टोज किसका बना होता है, लेक्टोज बना होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज, है ना। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नाउ इट्स योर होमवर्क कि आप ये बताओ कि इनसे क्या बनेगा, है ना। ओके, सो just go in comment section and comment down your point, your answer. Okay, so 78 question says the enzyme which catalyze the same reaction but have different amino acid compositions are commonly referred, यानी कि एंजाइम्स होते हैं वो कैटेलाइज सेम रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं, हैव डिफरेंट एमिनो एसिड, उनमें डिफरेंट एमिनो एसिड्स होता है ना, मतलब कि या तो इस ये काम में ले लो या ये काम में ले लो, काम एक ही करेंगे, है ना। तो इनको कहते हैं आइसो एंजाइम्स। ओके, है ना, यहाँ पे आइसोटोम्स तो है ही नहीं, आइसोमर्स भी नहीं है। यहाँ कोई एग्जाम्स में भी कंफ्यूज हो सकता है, कोई एंजाइम्स कौन से होते हैं, जब दो एंजाइम एक चीज पे साथ में वर्क करें, है ना, तो उनको कहते हैं ना को एग्जिस्टेंस वाला सिस्टम, है ना, तो वो वाला है। तो 79 क्वेश्चन सेज विच हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन ए पायरुवेट मॉलिक्यूल, पायरुवेट मॉलिक्यूल में कितने एंजाइम्स होते हैं, है ना। सो ये है ना फैक्चुअल क्वेश्चंस है। सो यहाँ पे अगर इफ़ यू नो इट्स इज पार्ट ऑफ साइंस, इफ़ यू नो देन यू कैन गो विद ऑप्शन बी। इसमें तीन तीन मॉलिक्यूल्स होते हैं ना। पायरुवेट बेसिकली एक बायोकेमिकल है जो कि है ना ये ग्लूकोलाइसिस वगैरह में काम में आता है। ओके, सो 80th क्वेश्चन सेज द ह्यूमन आई हैज़ ए पॉइंट दैट लेक्स फोटो रिसेप्टर सेल्स, है ना, दैट इज आइडेंटिफाइड एज फोटो रिसेप्टर सेल्स, जिसमें नहीं होते वो होता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट ये होता है जहाँ पे आप मतलब कि वहाँ पे फोटो ये क्या होता है ना, फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं ना, वो नहीं होता। जिससे कॉमन सेंस लगाओ ना, मिरर्स में ब्लाइंड स्पॉट कहाँ होता है, जहाँ आप देख नहीं पाते ना जिस एरिया को, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, है ना। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 81 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस जीएसटी ओके इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, कौन सा था जिसने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था। अब ये वाला तो सबसे मिनिमम मतलब कि सबसे इजी क्वेश्चन हो सकता था। यहाँ पे 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जब आपने पता होगा आई थिंक 2016 के आसपास था। ओके, मेक श्योर आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ लो। ओके, 82nd क्वेश्चन सेज विच अमंग द फॉलोइंग यूएन एजेंसीज हैव रिसीव द नोबल प्राइज मोर देन वंस, नोबल प्राइज किस कौन सी वाली एजेंसी को मतलब कि एक से ज़्यादा बार मिला है। पहला इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा जैसे है ना WPO WFO, थर्ड यूनिसेफ हो गया, फोर्थ हो गया UNHRC, है ना यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। सो हियर अगर आप कॉमन सेंस से अगर आपको नहीं पता कौन सा है तो आप सोचोगे ह्यूमन राइट कमीशन है, यानी कि दे है ना वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, तो उसके लिए मतलब कि ये होगा ना नोबेल प्राइज इनको ज़्यादा मिलना चाहिए, कॉमन सेंस इनसे तो ज़्यादा मिलना चाहिए। सो यहाँ पे आप जा सकते हो थोड़ा बहुत भी अगर लॉजिक लगाओगे तो, है ना। सो 83rd क्वेश्चन सेज क्या सेज, है ना के which consider the following statements about the CVC, Central Vigilance Commission. First is Central Vigilance Commissioner is appointed by the President. Yes, President के बारे में appoint करता है इसके बारे में. Second is the committee to recommend the appointment of the Central Vigilance Commissioner has the Minister of Home Affairs as one of the member. Third is in certain circumstances, the leader of the single largest party in the opposition in Lok Sabha, है ना, can be on the committee of the recommendation that appoint the recommended on committee to recommend the appointment of the CVC. so यहाँ पे आप देखोगे ना तो आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन बी देखो ना। सो इन ऑप्शन बी इफ यू सी कि है ना यहाँ पे क्या देगा होम मिनिस्टर। सो इसमें डाउट हो सकता है, इसमें थोड़ा बहुत डाउट है, इसमें भी कंफ्यूजन है कि इसका पार्ट होता है कि नहीं है। आंसर डिफरेंट आंसर्स की इसमें डिफरेंट दे रखा है, बट सर्टेनली ए एंड सी तो करेक्ट है ना। ऑप्शन बी में डाउट है
तो वी आर गोइंग विद द ऑप्शन बी इज रॉन्ग, है ना. सो हियर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके, 2 ओनली होगा, है ना. यहाँ पे लेट्स मूव टुवर्ड द 84th क्वेश्चन. 84th क्वेश्चन सेज इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, है ना. इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी हैज डिसाइडेड विद ए यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन इन इज ऑब्जर्व्ड ऑन. और ये कब होता है, ये तो फैक्चुअल है, इसको में तो कुछ वो तो कभी नहीं लगा सकते. ये होगा 15th ऑफ अप्रैल, सॉरी 15th ऑफ सितंबर. ओके, सो हाँ, ये वाला ज़रूर कर सकते हैं कि ये जुलाई में है. और ये सीडीएस वाला एग्ज़ाम कब हुआ था, है ना. ये वाला हुआ था अप्रैल में हुआ था, है ना. तो करंट अफेयर कहाँ तक आएगा, लास्ट वाले सीडीएस से इस वाले सीडीएस तक. लास्ट वाला सितंबर में हुआ था, सो सितंबर और अप्रैल के बीच में कौन सा आएगा, ये वाला तो आएगा नहीं. ये वाला भी आएगा, ये वाला भी. तो इसमें तो ये तो उठा सकते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस तो लग सकता था इसमें भी, है ना. सो 85th क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नीति आयोग इज करेक्ट. नीति आयोग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ इट्स गवर्निंग काउंसिल. यस, डेफिनेटली, है ना. वाइस चेयरमैन इलेक्ट होता है, मतलब कि वो मतलब कि उसको अपॉइंट किया जाता है, और चेयरमैन होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर. ओके, द सेकेंड इज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख इज ए मेंबर ऑफ इट्स गवर्निंग काउंसिल. डेफिनेटली जो होते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड ना वो CMs ऑफ एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर पार्ट ऑफ दिस organization. Okay, so 86th question says which one of the following statement about the national commission for women is correct. national commission for women के लिए कौन सा करेक्ट है इसमें से. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इट्स स्टैट्यूटरी बॉडी, ये स्टैट्यूट से बनी हुई है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है. सेकंड इज इट हैज़ मैंडेट टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड फॉर वीमेन. डेफिनेटली उसी के लिए बनाया गया है. थर्ड इज इट हैज़ मैंडेट टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन द पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग. एडवाइस तो कोई भी दे सकता है ना, मैंडेट एडवाइज डेफिनेटली इसी के लिए तो बनाया हुआ है इसको. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द 87th क्वेश्चन. 87th क्वेश्चन सेज which among the following is the लेटेस्ट लैंग्वेज टू बी इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल. 8th शेड्यूल में लेटेस्ट लैंग्वेज कौन सी इंक्लूड हुई है. तो यहाँ पे अगर आपको पता है तो आप मैथिली के साथ जा सकते हो. अगर नहीं पता है तो आप थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाओ कि नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी ये पहले से काफ़ी टाइम से इंक्लूड है. मैथिली ही बची थी, वो भी कर दी थोड़े टाइम पहले. ओके, सो हियर 88th क्वेश्चन सेज which among the following states has the highest number of seats in the council ऑफ स्टेट्स. काउंसिल ऑफ स्टेट्स में सबसे हाईएस्ट किसकी है, ये तमिलनाडु हो गया. ये वाला मतलब कि काउंसिल ऑफ मतलब कि इसमें है ना, ये राज्यसभा में सीट से रिलेटेड वाला अभी डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है. तो आप है ना एग्जाम से पहले पढ़ के जाना, क्योंकि उसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा आपके में, एंड मोस्ट प्रोबेबली किसी आर्टिकल से रिलेटेड आएगा. फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा उससे, नहीं कि ऐसा कॉन्सेप्चुअल बेस पे नहीं, फैक्चुअल आएगा. जैसे डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में यूपीएससी सिविल सर्विसेज आई थिंक 2024 में क्वेश्चन आ चुका है ना. एंड वो क्वेश्चंस मतलब कि इस बार सीएपीएफ में रिपीट होने का बहुत ज़्यादा चांस है ना. वेरी हायर चांसेस देयर आर देयर, है ना. सो यू हैव टू रीड अबाउट डिलिमिटेशन कमीशन, है ना. इसके बारे में गूगल करोगे काफ़ी मिल जाएगा. एंड योर होमवर्क इज टू कमेंट दैट डाउन इन योर कमेंट सेक्शन. ओके, सो 89th क्वेश्चन सेज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी इज करेक्ट, है ना. इज और आर करेक्ट. द term eastern rivers means the Satluj, Vyas and Ravi taken together. Okay, the term western rivers means the Indus, Jhelum, Chenab taken together. Definitely both are correct, both are extremely correct. और हाँ, इंडस रिवर अब की बार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी. इंडस रिवर ट्रीटी को सस्पेंड किया था तब से, तो इसको पढ़ लेना ढंग से. इंडस रिवर को अब की बार इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, जरूर आएंगे, 1 या 2 क्वेश्चंस तो मिनिमम आएंगे इसमें से ना. और जहाँ तक हो सके ये वाला क्वेश्चन ही रिपीट हो सकता है ना डिफरेंट फॉर्म्स में. सो इसको रट लेना, इसको याद कर लेना बढ़िया से. सो क्वेश्चन नंबर 90 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, है ना, परस्पेक्टिव से. द कॉन्स्टिट्यूशन 84th क्या है, ओके, 86th अमेंडमेंट हैज एडेड राइट टू एजुकेशन टू द चैप्टर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. नहीं, 84 88 से 86 से इसमें थोड़ी, इसमें तो ये तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हुआ था ना, ये 11th ड्यूटी इंक्लूड हुई थी, वो वाला है. तो ऑप्शन ए विल बी इनकरेक्ट, है ना. राइट टू वर्क एंड राइट टू एजुकेशन आर बोथ फंडामेंटल एंड डायरेक्टिव. नहीं, ये वाला तो फंडामेंटल राइट नहीं बना सकते ना. राइट टू वर्क आई थिंक फंडामेंटल राइट नहीं है. सो ऑप्शन बी विल ऑल्सो करेक्ट. सो हियर डी विल बी द राइट ऑप्शन. ओके, क्वेश्चन नंबर 91 सेज
एज डिफाइंड इन आर्टिकल 12, है ना, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑफ इंडिया, स्टेट इंक्लूड। यहाँ पे अगर आर्टिकल 12 पढ़ोगे तो उसमें स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है ना, कि कौन सा स्टेट क्या है ना, स्टेट में क्या इंक्लूड होता है ना, स्टेट क्या को किसको स्टेट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे पार्लियामेंट, यस डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज, ऑल आर लाइक ना गोइंग विद द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, है ना। सो यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। ओके, so we are done with the 91 question. Okay, so in the next session we will move from 92nd questions to complete, we will complete the paper in the next session. So I hope you enjoy this video. This video was little short because of the content that is required is very less. It was a factual paper. Either you know, either you don't know, है ना। कुछ जगह पे कॉन्सेप्ट लगता था जहाँ पे हमने लगा दिया, बट मोस्टली ये वाला ही लग रहा था। तो वी हैव डन विद द डेट। आई होप यू लाइक द session, and I also hoping that you are learning something from these sessions. Okay, so thank you for being with me and have a good day. Bye.